प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर पर 8 दलों के 14 नेताओं के साथ करीब 3.25 घंटे तक बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर चली इस बैठक में मोदी ने संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम होगी। पीएम ने परिसीमन के बाद जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की बात भी कही और नेताओं से ये भी कहा कि वो इस प्रक्रिया में शामिल हो। बैठक में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत गुपकार अलायंस के बड़े नेता भी मौजूद थे। इनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में शामिल नेताओं ने कहा कि बैठक में खुले दिल से बात की गई। विधानसभा चुनाव को लेकर सारे नेताओं ने सहमति जताई। वहीं सरकार की ओर से भरोसा दिया गया कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने परिसीमन पर नेताओं के सहयोग की बात की। कांग्रेस की ओर से बैठक में 5 मांगे रखी गई, जिसमें कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात भी कही गई। फुल फ्लैश स्टेटहुड की हमने मांग की और हमने बताया कि गवर्नर होना चाहिए, न कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वाली स्टेटहुड हमें चाहिए, फुल फ्लैश जो पहले थी। और दूसरा हमें चाहिए इलेक्शन करने चाहिए कि आपकी 1.5 साल क्या तकरीबन 2018 में विधानसभा भंग हुई है और 2018 से 18, 19, 20, 21 अब 22 आने वाला है। हमारा कोई भी प्रतिनिधि नहीं है विधानसभा में, किसी भी पार्टी का नहीं है। कश्मीर के नेताओं ने अनुच्छेद 370 का मुद्दा भी उठाया, जिसमें 370 हटाने के तरीके को असंवैधानिक बताया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम आर्टिकल 370 पर अपनी लड़ाई अदालत में लड़ेंगे। वहीं अब्दुल्ला ने कश्मीर को लेकर कुछ और बैठकें करने पर जोर दिया ताकि विस्तार से कश्मीर के हालात का हल निकाला जा सके। पूर्ण राज्य के दर्जे का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्वागत किया, लेकिन परिसीमन को लेकर सवाल खड़े किए। तो कहा कि डिलिमिटेशन की कोई जरूरत नहीं थी, जबकि बाकी मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो जम्मू कश्मीर को क्यों अलहदा किया गया। और के अजीब बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन का ऐलान हुआ तो उसके साथ साथ आसाम के लिए भी हुआ था, लेकिन आसाम के डिलिमिटेशन का सिलसिला रोक दिया गया और उनके फिर चुनाव किए। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन का अभी भी चालू रखा है। तो हमने अपने तरफ से तो वजीर आजम साहब से कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। बैठक के बाद एक बार फिर महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बातचीत की बात कही। महबूबा ने कहा कि अगर चीन से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। महबूबा का कहना था कि पाकिस्तान से बात कश्मीरियों को सुकून देती है। इतना ही नहीं, महबूबा ने कैदियों की रिहाई का मुद्दा भी उठाया। महबूबा ने कहा कि जिन्हें अगस्त 2019 के बाद से गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई होनी चाहिए। चाइना के साथ बात कर रहे हैं जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। सर्वदलीय बैठक के बाद अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने 3 मुद्दों को लेकर ट्वीट किया। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर को लेकर किसी और मुल्क से बात नहीं होगी। वहीं शाह ने साफ किया कि संगीन जुर्म वाले लोगों को रिहा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अमित शाह ने साफ किया कि चुनाव के बाद कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। – 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सूरत की एक कोर्ट में पेश हुए। राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया। राहुल ने कहा कि उन्होंने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया था, उन्हें याद नहीं कि उस वक्त क्या कहा था। प्रधानमंत्री मोदी के काम और विपक्षी भूमिका को देखते हुए बयान दिया गया था। राहुल ने किसी जाति या समुदाय पर टिप्पणी करने की बात से इनकार किया। वहीं कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता की उस मांग को ठुकरा दिया गया है, जिसमें कैमरामैन का बयान दर्ज कराने की बात कही गई थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के वायरल वीडियो केस में यूपी पुलिस ने ट्विटर इंडिया के खिलाफ एफआईआर में ट्विटर को बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को अंतरिम राहत दी। हाईकोर्ट ने ट्विटर इंडिया के एमडी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है तो वर्चुअल मोड में पूछताछ करना होगा।
फिर आंदोलन को तेज करने में जुट गए हैं। एक ट्रैक्टर मार्च कल निकाला जाएगा। दो जिलों को रिहर्सल के लिए ट्रैक्टर मार्च लेकर गाजीपुर बॉर्डर आने का आह्वान किया गया है। पहला मार्च आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगा। ये मार्च नरेश टिकैत की अगुवाई में पहुंचेगा। सहारनपुर से ट्रैक्टर मार्च शुरू हो गया है। रास्ते में इस मार्च में मुजफ्फरनगर जिले के ट्रैक्टर भी शामिल होंगे। मुजफ्फरनगर होते हुए ट्रैक्टर मार्च मेरठ के सिवाया टोल पहुंचेगा और आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगा। हिसार में किसानों ने बीजेपी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी थी। दफ्तर में बीजेपी के हिसार मंडल की अहम बैठक चल रही थी। इसी दौरान किसान नेता पहुंच गए और प्रदर्शन किया। किसान नेता शमशेर सिंह नंबरदार ने कहा कि संयुक्त मोर्चा के आदेश पर जेजेपी व बीजेपी के नेताओं का विरोध किया गया है। नंदीग्राम में दोबारा काउंटिंग की मांग को लेकर ममता की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की एकल पीठ के सामने बनर्जी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी। तमाम दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कुछ दिन पहले ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति चंदा को इस मामले से अलग करने की मांग की थी, जिस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कोलकाता की तर्ज पर अब यूपी में भी खेला होई का नारा लग रहा है। ऐसे नारे लिखे होर्डिंग कानपुर में लगे हैं और होर्डिंग में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो लगी है। इन होर्डिंगों को कानपुर नगर के सपा अध्यक्ष डॉक्टर इमरान ने लगवाया है। डॉक्टर इमरान का कहना है कि हमने पूरे शहर में ये होर्डिंग लगवाए हैं। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को साथ आने का न्योता दिया है। चिराग की आशीर्वाद यात्रा से पहले बिहार के राजनीतिक गलियारे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान से सरगर्मी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दे दिया है। पिछले दिनों लोक जनशक्ति पार्टी के बवाल के बीच आरजेडी के कई नेताओं ने चिराग पासवान को तेजस्वी के साथ हाथ मिलाने की सलाह दी थी। अब तेजस्वी ने खुलकर चिराग को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया है। देश में कोरोना प्लस के मामले फैल रहे हैं। 6 राज्यों में 40 मरीज सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। उज्जैन में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसमें एक की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में भी डेल्टा प्लस के केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में फिर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कल करीब 10,000 नए केस आए, जबकि 197 लोगों की मौत हो गई। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 2% है। राज्य में अभी 1,21,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश का असर बिहार के रक्सौल में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए, बारिश का पानी बाढ़ बनकर बह रहा है। यहाँ 3 से 4 फीट तक पानी का बहाव है। आलम यह है कि आसपास का पूरा इलाका डूबा डूबा दिखता है। देखिए पानी के बीच लोग कैसे जिंदगी को दांव पर लगाकर यूं ही गुजरते हैं। बिहार के मोतिहारी में भी बेहिसाब बरसात के बाद बाढ़ का कहर बरपा है। देखिए ये तस्वीरें बजरिया प्रखंड की हैं। यहाँ प्रखंड का कार्यालय टापू में तब्दील हो गया, जिसके बाद दफ्तर को अलग जगह शिफ्ट किया गया। इस इलाके के आधा दर्जन से ज्यादा गांव पानी से लबालब है। हालात ये हैं कि जहां गाड़ियां चलती थी वहां नाव ही एकमात्र सहारा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेज बारिश के बाद बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी के उफनाने से मीनापुर प्रखंड के आसपास के गाँव में भी नदी का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ की वजह से मुख्यालय का गाँव से संपर्क कट गया है। बिहार के बेगूसराय में भी बारिश के बाद मुसीबत की बाढ़ आई। यहाँ चंद्रभागा नदी में बनी पुलिया तेज बहाव की भेंट चढ़ गई। इस पुलिया को भी ग्रामीणों ने जन सहयोग से बनाया था। इस पुलिया के बह जाने से करीब आधा दर्जन गांव के लोगों को बखरी बाजार तक जाने के लिए 10 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ रहा है। यूपी के प्रयागराज में तेज बारिश ने चंद घंटों में ही शहर की सूरत बदल दी। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए, सड़क पर पानी ऐसे उफनाया कि आने जाने वालों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। दिल्ली के गुलाबी बाग थाना इलाके में एक शख्स के साथ बीच सड़क पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक एक स्कूटी सवार शख्स के साथ 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित कूचा महाजनी से पीतमपुरा की तरफ जा रहा था। तभी प्रतापनगर मेट्रो स्टेशन और शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के बीच 2 बाइक सवार 4 लड़कों ने उसे रोका और करीब 70 लाख रुपए की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक है।
ये आग आईएमटी के सेक्टर प्लॉट नंबर 215 की एक कंपनी में लगी। आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का पता अब तक नहीं चल सका है। बिहार के भोजपुर में पुलिस ने ज्वेलर्स के यहां लूट की वारदात का पर्दाफाश किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरा में 21 जून को दिन दहाड़े लूट हुई थी। पुलिस को एक सीसीटीवी मिला है, जिसमें 5 बदमाश भागते दिखे हैं। इसी सीसीटीवी के सहारे पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के अलावा पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है, जो चोरी के गहने को गलाकर बिस्किट बनाता था। लुटेरों के पास से एक देशी पिस्टल, 2 कारतूस, 300 ग्राम का सोने का बड़ा बिस्किट, 55 ग्राम गलाए हुए सोने के 4 टुकड़े और 1.5 लाख नगद बरामद किए हैं। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग 10,000 रुपए में लेकर 30,000 की नकली नोट बनाकर लोगों को बेच देते थे और जिससे एक बार सौदा कर लेते थे, उससे दोबारा सौदा नहीं करते थे। ये लोग नकली नोटों का काम बाराबंकी, लखनऊ और अयोध्या में करते थे। इनके पास से 2 लाख रुपए के नकली नोट, प्रिंटर, लैपटॉप समेत बाइक बरामद हुई। थाना से अतिरिक्त पुलिस ने इन 4 को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के रायसेन में मामा और 4 साल के भांजे का शव जंगल में लटकता मिला तो सनसनी मच गई। जानकारी के मुताबिक बेगमगंज में स्टेट बैंक कॉलोनी से आइसक्रीम का लालच देकर अपने 4 साल के भांजे को लेकर बाहर निकला था। बच्चे के घर वालों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने तलाश की तो दोनों का शव मिला। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्यूबा पर अमेरिकी आर्थिक पाबंदियों को खत्म करने की मांग वाले प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत सहित 183 देशों का समर्थन। प्रस्ताव के खिलाफ सिर्फ अमेरिका और इजरायल ने डाले वोट। म्यांमार, मोल्दोवा और सोमालिया ने नहीं किया वोट। वहीं कोलंबिया, यूक्रेन और ब्राजील ने भी मतदान में नहीं लिया हिस्सा। थाईलैंड के संविधान में संशोधन और मौजूदा प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी बैंकॉक में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण के फैलते मामलों को रोकने में भी नाकाम रहे प्रधानमंत्री। अमेरिकी शहर मियामी में बिल्डिंग ढहने से एक व्यक्ति की मौत और 8 लोगों के बुरी तरह जख्मी होने की खबर है। भारी संख्या में ऑपरेशन में जुटी रेस्क्यू टीम। फ्लोरिडा की पुलिस भी मौके पर पहुंचकर बिल्डिंग के ढहने के कारणों की कर रही है जांच। फ्लोरिडा में इस ऑपरेशन के चलते कई रूट पर यातायात रोका गया। दुनिया में कोरोना के मामले हुए 18 करोड़ 45 हजार के पार। अब तक 39 लाख 9 हजार से ज्यादा लोगों की महामारी से गई जान। 16 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर हुए ठीक। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने यूरोप में तेजी से फैलते कोरोना के डेल्टा वेरिएंट बढ़ने पर जताई चिंता। ब्रसेल्स में होने वाली बैठक में यूरोपीय देशों के बीच उठा सकती है डेल्टा वेरिएंट का मुद्दा। वैक्सीनेशन होने के बावजूद यूरोप के 27 देशों में बढ़ रहे हैं डेल्टा वेरिएंट के मामले। इंडोनेशिया के चरमपंथी मौलाना को संक्रमण छिपाना पड़ा भारी। जकार्ता कोर्ट ने सुनाई 4 साल की जेल की सजा। कोर्ट ने बताया रिजिक शिहाब ने अपनी कोरोना रिपोर्ट के बारे में झूठ बोला था, जिसकी वजह से कोरोना की कांटेक्ट ट्रेसिंग में बड़ी मुश्किलें। कई बेकसूर लोग हुए संक्रमित। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति और देश के सबसे प्रमुख लोकतंत्र समर्थक राजनेता बेनिग्नो एक्विनो तृतीय का निधन। 61 साल के एक्विनो के भाई और जनसंपर्क अधिकारियों ने दी जानकारी। बेनिग्नो को मनीला अस्पताल में मंगलवार को किया गया था भर्ती। एक्विनो 2010 से 2016 तक मनीला के राष्ट्रपति थे। कंप्यूटर का शुरुआती एंटीवायरस बनाने वाले मैकफी के परिवार ने उनके वकील के हवाले से दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा मैकफी के फैसले से सदमे में है परिवार। स्पेन के बार्सिलोना जेल में जॉन मैकफी संदिग्ध हालात में मृत पाए गए। सुसाइड का जताया गया है शक। अमेरिकी पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स ने अदालत से कहा है कि उन्हें पिता के संरक्षण से आजादी चाहिए। 13 साल से पिता की गार्डियनशिप को लेकर चल रहा है मुकदमा। लॉस एंजलिस की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए दर्ज कराया 20 मिनट का बयान। सुनवाई के दौरान अदालत के बाहर समर्थकों का जमावड़ा। ओलंपिक खेलों में 7वीं बार उतरेंगी हंगरी की दिग्गज फेंसर आयदा मोहम्मद। आयदा ने ओलंपिक के लिए तैयारियों की तस्वीरें की सोशल मीडिया पर साझा। नए एथलीट्स की बढ़ सकती हैं मुश्किलें।